आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक सीसीटीवी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर 21 मई की है और यह तस्वीर शिलांग की है, मेघालय की राजधानी। ये वही तारीख थी 21 मई जब राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शिलांग पहुंचे थे। रात हो गई थी। रात को वो एक होटल में चेक इन करते हैं और ये तस्वीर उसी चेक इन के वक्त की है। ये जो दो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक राजा रघुवंशी हैं और दूसरी है सोनम। ये शायद इन दोनों की आखिरी तस्वीर है जो शिलांग से आई। इस होटल में चेक इन करने के बाद अगले ही दिन वो इस होटल से चेकआउट कर जाते हैं और फिर इसके बाद पहुंचते हैं चेरापूंजी। चेरापूंजी में वो एक होम स्टे में कमरा लेते हैं और वहीं रुकते हैं। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 23 मई को वो उस होम स्टे से भी चेकआउट कर लेते हैं। अब उन्हें एक नई जगह जाना था, लेकिन उसके बाद उसी दोपहर करीब 2 बजे 23 मई को दोनों का मोबाइल बंद हो जाता है और फिर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता। करीब 10 दिन के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश चेरापूंजी में एक खाई से मिलती है, लेकिन सोनम का अब भी कोई सुराग नहीं है। सोनम कहाँ है पता नहीं। 60 से ज़्यादा लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी, लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो सारे लगे हुए हैं, लेकिन ख़राब मौसम, लगातार हो रही बारिश और विजिबिलिटी कम होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच राजा रघुवंशी की लाश जिसका पोस्टमार्टम हुआ, ट्यूसडे की रात पोस्टमार्टम के बाद उनके भाई राजा और सोनम के भाई पहुंचे थे वहां पर। तो उनके भाई को यह लाश उनकी सौंप दी गई और फिर वो लाश लेकर कल यानी वेडनेसडे को इंदौर पहुंचे। शाम को इंदौर जब वो पहुंचे तो डेड बॉडी घर ले जाई गई। हालांकि ये लोग 23 से ही लापता थे, दोनों पति पत्नी। 2 जून को लाश मिल चुकी थी, यानी कि ये पता हो चुका था कि राजा रघुवंशी की मौत हो गई है। लेकिन राजा रघुवंशी के माँ बाप को ये खबर नहीं दी गई थी। उनके भाइयों को पता था, कुछ रिश्तेदारों को पता था। घर के अंदर मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल, अखबार, कोई भी चीज़ नहीं जा रही थी ताकि माँ बाप को पता ना चले। उसकी वजह यह है कि राजा रघुवंशी के पिता को कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था और माँ रो रो कर बेहाल थी। इसीलिए राजा की मौत की खबर उनसे छुपाई गई। लेकिन अब कल चूंकि बॉडी पहुंच चुकी थी इंदौर, छुपाना मुश्किल था, अंतिम संस्कार करना था। और तब पहली बार माँ बाप को पता चला कि राजा रघुवंशी की मौत हो गई है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। फिर शाम को ही राजा रघुवंशी की लाश अंतिम यात्रा के लिए उस घर से निकली जिस घर से सिर्फ 25 दिन पहले उनकी बारात निकली थी। तो 25 दिन पहले जिस घर से बारात निकली, 25 दिन बाद उसी की अर्थी उठ रही थी। अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंदौर में लोगों ने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। खुद राजा रघुवंशी के भाई ने यह स्टेटमेंट दिया है कि एक रात पहले सपने में राजा रघुवंशी आए और उन्होंने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, बल्कि मुझे मारा गया है। तो उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है। अब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी लेकर उनके भाई इंदौर पहुंच गए, लेकिन सोनम के भाई अब भी मेघालय में हैं, क्योंकि उनकी बहन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो एक लाश पहुंच चुकी, अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन पत्नी की अब भी कोई खोज खबर नहीं है। जिस जगह 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, उसी एरिया के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त जो मेघालय की पुलिस है, एसआईटी टीम जो बनाई गई इस केस के लिए, जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और ट्रैकिंग के जो माहिर लोग हैं, क्योंकि खाई में उतर उतर कर ढूंढा जा रहा है, तो तलाश जारी है। लेकिन चेरापूंजी आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने के मामले में नंबर 2 पर आता है। पहले कभी 1 हुआ करता था। तो बारिश, खाई, पहाड़, जंगल, मौसम साफ नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल भी कम, ऐसे में बड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। लगभग 13 दिन हो गए, बल्कि 14 दिन सोनम को गायब हुए। इस दौरान एक और जानकारी इस वक्त सामने आई है। वो जानकारी ये है
कि 8 मई को इसी मेघालय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने एक एडवाइजरी जारी की थी और इस एडवाइजरी में ये कहा गया था कि जिस जगह पर ये चेरापूंजी और जहां से ये लोग ठहरे थे, राजा रघुवंशी और सोनम, वहां से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है जो बांग्लादेश से लगता है। करीब 40 किलोमीटर फैला हुआ ये बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, और इन 40 किलोमीटर में कोई फेंसिंग नहीं है, कोई तार बाड़े नहीं है, खुला हुआ ये बॉर्डर है। और एग्जैक्ट 22 किलोमीटर है जहाँ पर राजा और ये जिस मानहा स्टे होम में ठहरे थे वहाँ से, और जहाँ से लाश मिली थी लगभग वहाँ से भी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर भारत और बांग्लादेश का ये बॉर्डर है जो 40 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कोई तारबंदी और ये सब चीज़ है नहीं। तो एडवाइजरी एक जारी हुई। ये ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं विवेक सिंह नहीं, ये तो एसएसपी, जो डीएम है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी 8 मई को और कहा था कि उनके पास जो खबर ये है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो सकता है और कुछ बैड एलिमेंट्स क्रिमिनल बांग्लादेश से मेघालय में दाखिल हो सकते हैं और वो लूटपाट और क्राइम की नीयत से बॉर्डर पार करेंगे। लिहाजा इसको देखते हुए 8 मई से अगले 2 महीने तक इस पूरे इलाके में नाइट कर्फ्यू लगा होगा। यानी जब राजा हिंदुस्तानी और सोनम मेघालय पहुंचे तो उस एरिया में नाइट कर्फ्यू तब भी था कि आप रात को बाहर नहीं निकल सकते। अब बॉर्डर का करीब होना, जिस तरीके से सामान का गायब होना, पहले स्कूटी लावारिस मिलना, फिर बैग कहीं और मिलना, बॉडी कहीं और मिलना, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मेघालय की पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये किसी लोकल गैंग का हाथ है या फिर क्रॉस बॉर्डर का मामला है, क्योंकि हो सकता है इस बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेशी आए हों और शायद लूटपाट के इरादे से उन्होंने राजा को मार डाला। लेकिन राजा को मार डाला तो फिर उनकी पत्नी सोनम कहाँ है, ये सवाल का जवाब फिलहाल मिल नहीं रहा और पुलिस तलाश कर रही है। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा, इसी केस की तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि 23 मई को जब 2 बजे फ़ोन बंद हुआ था राजा और सोनम का, उसी दिन 1:30 बजे माँ से आखिरी बार बात की थी सोनम ने, यानी अपनी सास से। और सास से बातचीत के दौरान उसने एक लाइन कही थी कि जिस कैफ़े शॉप में वो है उसने कॉफ़ी पी, लेकिन कॉफ़ी बहुत बेकार थी, और ये ऑडियो रिकॉर्ड है। अब छानबीन में ये पता चला है कि उस दिन जिस कैफ़े में सोनम और राजा गए थे उसी दिन 23 की सुबह, तो वहाँ इसी कॉफ़ी को लेकर कैफ़े के स्टाफ के साथ उनका झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, फिर वो वहाँ से चले गए। जब इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई तो अब पुलिस उस कैफ़े के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि क्या कहीं इस झगड़े का अंजाम तो नहीं था कि इन दोनों की गुमशुदगी या फिर एक मौत। जो लोकल क्रिमिनल है वहाँ के, क्योंकि ये जो इलाका चेरापूंजी का है, यहाँ पर लोकल क्रिमिनल की वजह से भी काफ़ी बदनाम इलाका है, तो जो लोकल क्रिमिनल हैं वहाँ के, उनसे भी एक एक कर पुलिस पूछताछ कर रही है कि 23 से लेकर उसके बाद तक कौन कौन सा ऐसा हिस्ट्री शीटर, कौन कौन सा ऐसा बदमाश वहाँ था, वहाँ उसकी मौजूदगी थी, या जिस लोकेशन पर हैं फ़ोन के ज़रिए उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और ये इसलिए भी है कि अभी इसी लास्ट अप्रैल में ही, मतलब 2 महीने पहले की बात है, एक हंगरी का एक नागरिक, वो भी यहीं घूमने गया था चेरापूंजी, उसका नाम था पुस्कास जोल्ट। ये भी उसी सोहरा में, सोहरा असल में चेरापूंजी के जो लोकल लोग हैं वो चेरापूंजी को सोहरा बुलाते हैं, तो वो वहीं पर सोहरा के आसपास था, यानी कि चेरापूंजी में पुस्कास जोल्ट जो हंगरी का सिटीजन था। और ये 29 मार्च को शिलोंग गया था, 29 मार्च को वहाँ पहुँचा और फिर वहाँ उसने एक होटल में चेक इन किया, फिर उसी रात इसने उस होटल से चेकआउट कर लिया था 29 मार्च को। फिर ये ट्रैकिंग करने के लिए निकल गया। इसके बाद से वो गायब। बाद में हंगरी एम्बेसी को नई दिल्ली में ये सूचना मिली उसके परिवार की तरफ से, तो परिवार की तरफ से पुस्कास जोल्ट के गायब होने की खबर नई दिल्ली में हंगरी एम्बेसी तक पहुंचती है। अब इसके बाद हंगरी एम्बेसी
मेघालय की पुलिस को कांटेक्ट करता है। उसके बाद वैसे ही सर्च ऑपरेशन चलता है जैसा इस वक्त पहले राजा के लिए और अब सोनम के लिए चल रहा है। सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार 10 अप्रैल यानी लगभग 10-12 दिन के बाद जोसेल्ड की जो लाश है वो एक ऐसी सड़क के किनारे जो कम यूज करते थे लोग, क्योंकि वहां पे पास में खाई ज्यादा है, खतरा है, खतरनाक है, संकरा सा सड़क है, तो वहां पर लावारिस हालत में पड़ी मिली। उस लाश की बरामदगी के बाद एम्बेसी को खबर दी गई और अभी तक ये लाश 29 बल्कि 10 अप्रैल को बरामद हुई थी। ये लाश अब भी उसी शिलोंग में रखी हुई सरकारी मुर्दाघर में, क्योंकि बॉडी को लेने के लिए कोई आया नहीं है और पुस्कास जोड़ के सारे सामान गायब है। तो ये जस्ट 2 महीने पहले हुआ था। तो इस तरह के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको पुलिस खास तौर पर खंगाल रही है। इसी दौरान सर्च ऑपरेशन में एक रेनकोट मिला है, ये थोड़ा ओवर साइज है, XX। अब इस रेनकोट पर कुछ खून के निशान मिले और ये रेनकोट वहां मिला है जहां पर राजा की जो डेड बॉडी मिली उससे कुछ किलोमीटर दूर तलाशी के दौरान। तो रेनकोट मिलना और रेनकोट के ऊपर खून के कुछ धब्बे पुलिस ने दिखाया फैमिली को कि आप पहचानिए, लेकिन फैमिली वालों ने उस रेनकोट को पहचानने से इनकार कर दिया। जो सोनम के भाई इस वक्त वहाँ हैं उन्होंने कहा सोनम के पास ऐसा कोई रेनकोट नहीं था और वो भी ओवर साइज। लेकिन मेघालय पुलिस को ये लग रहा है कि जो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए चेरापूंजी, चूँकि सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है, तो जो लोग आते हैं तो इतनी बारिश होती है कि उनको बाहर घूमने के लिए दिक्कत होती है। तो वहाँ रेनकोट काफ़ी बिकता भी है और कुछ लोग तो रेनकोट को रेंट पर देते हैं। जैसे आप किसी मनाली या कहीं और जाते हैं जब आप स्नो वाली जगह पर, तो वो बूट आपको किराए पर मिलता है चढ़ने के लिए, जूते बर्फ़ में चलने वाले। तो चेरापूंजी में रेनकोट भी रेंट पे मिलता है। तो एक डाउट ये भी है कि बहुत मुमकिन है कि सोनम या फिर राजा ने बारिश से बचने के लिए और बारिश में घूमने के लिए इस रेनकोट को खरीदा हो, जिसके बारे में उनके परिवार को कोई इल्म या जानकारी नहीं है। रेनकोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि जो ब्लड के उस पर नमूने मिले उससे DNA के जरिए पता किया जा सके कि इस रेनकोट और उस पर लगे खून के धब्बे किसके हैं। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की लाश मिली थी उसके 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में, दायरे में ही इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ख़ास तौर पर चूंकि राजा की लाश खाई में मिली, इसीलिए उसी जगह पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जब तक कोई सुराग नहीं मिल जाता सोनम का, तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ आती जा रही हैं, लेकिन इस वक्त मेघालय पुलिस ने उन सारी कहानियों को खारिज किया और उनका कहना है कि उनका फोकस सिर्फ इस वक्त एक है और वो है सोनम को ढूंढना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पेड़ काटने वाली एक हथियार है जो वहाँ पर लोकल एक हथियार मिला था नया जिस पर खून के निशान थे। पुलिस को शक है कि शायद उससे राजा को मारा गया, लेकिन डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो ये तो तलाशी अभियान और बाकी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इस बीच में अब सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो बहुत सारे कहानियों और रिश्तों को लेकर अलग अलग एंगल से जो आ रहा है सोनम और राजा की, तो वो सब अफवाहें हैं, झूठ है। असल में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ये दोनों ही रघुवंशी बिरादरी से आते हैं। 3 महीने पहले इन्हीं के समाज ने राजा के लिए जब लड़का ढूंढना शुरू किया तो फिर सोनम रघुवंशी के बारे में पता चला। दोनों परिवार एक दूसरे से मिले। परिवार में जब रजामंदी हुई तो फिर राजा और सोनम को मिलाया गया। दोनों तैयार हो गए, यानी अरेंज मैरिज थी लेकिन दोनों की रजामंदी थी राजा और सोनम की। इसके बाद 2.5 महीने पहले रोका हुआ। रोका होने के बाद शादी की तारीख तय हुई 11 मई, और उसी तय तारीख पर 11 मई को शादी हुई। राजा रघुवंशी भी इंदौर के रहने वाले, वहीं पैदा वहीं परवरिश हुई। सोनम रघुवंशी भी इंदौर की रहने वाली। सोनम ने इंदौर के ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, राजा ने भी वहीं से ग्रेजुएशन किया। राजा के फैमिली कारोबार जो है वो टूर एंड ट्रैवल्स का है। उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंदौर के अलग अलग होटलों से या फिर अलग अलग ऑफिस पिक एंड ड्रॉप के लिए वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनका टूर एंड ट्रैवल्स गाड़ियों का काम है। जबकि जो सोनम है उनकी फैमिली
का जो काम है वो प्लाईवुड का है, बिजनेसमैन। लेकिन उनके फादर को कुछ वक्त पहले लकवा मार गया था, तो अब जो सोनम के इकलौते भाई हैं वो इस कारोबार को देख रहे हैं। सोनम की एक बहन भी है और माँ और बाप है, और वो सही वही सोनम का भाई जो इस वक्त कारोबार देख रहा है अभी मेघालय में अपनी बहन को ढूंढ रहा है। जबकि राजा रघुवंशी के परिवार में उनके माँ और पिता के अलावा 2 और भाई हैं और दोनों शादीशुदा हैं, दोनों की पत्नियां भी हैं। तो ये पूरा परिवार रहा। तो 11 मई को शादी हुई। शादी के बाद इन दोनों का यही था कि शादी से पहले बल्कि ये तय हुआ था कि शादी के बाद हनीमून के लिए दोनों कश्मीर जाएंगे, और कश्मीर में भी पहलगाम और गुलमर्ग ये सारा इनकी लिस्ट में था। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया हमला, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, फिर ऑपरेशन सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो फिर घर वालों ने कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। तो इसीलिए ये दोनों कश्मीर नहीं गए। फिर ये हुआ कि असम जाएंगे, कामाख्या मंदिर का दर्शन भी करना था उन्हें, और फिर वहाँ से ये लोग मेघालय पहुँच गए थे। अगर 22 अप्रैल पहलगाम ना हुआ होता तो शायद राजा रघुवंशी और सोनम इस वक्त कश्मीर में होते, लेकिन लिखा कुछ और था। अब पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया दोनों की फैमिली और शादी और रोका, क्योंकि ये दोनों परिवार की मर्जी से, इनके समाज की मर्जी से शादी हुई, और इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। और इस वक्त सोनम की तलाश ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जिस इलाके में ये लोग गए वहाँ की हिस्ट्री थोड़ी सी डरावनी है। उसकी वजह ये है कि जिस मेघालय में राजा और सोनम गए, अगर इसकी हम पॉपुलेशन की बात करें तो 34 लाख टोटल आबादी है, 34 लाख। छोटा सा है चूँकि पहाड़ और जंगल ज़्यादा है। तो 2025 के एक डेटा के हिसाब से मेघालय की आबादी 34 लाख है। और यहाँ ये वो स्टेट है जिसमें मेल और फीमेल का रेशो एकदम 50-50% है। यानी इन 34 लाख में 17 लाख पुरुष हैं तो 17 लाख महिला हैं, बराबरी है। और अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें पॉपुलेशन में, इंडिया के जितने भी हमारे स्टेट हैं, हम 140 करोड़ में, तो 22वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज मेघालय, क्योंकि सिर्फ 34 लाख की जनसंख्या है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बेशक 22वें नंबर पर हो, आबादी बेशक सिर्फ 34 लाख हो, लेकिन अगर क्राइम रेट के हिसाब से आप जाएंगे तो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 का एक डेटा आया है जिसमें क्राइम के मामले में मेघालय की रैंकिंग नंबर 4 है। अब आप सोचिए, 22वें नंबर पर पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 34 लाख की आबादी है, लेकिन क्राइम के हिसाब से नंबर 4 पे है। NCRB का डेटा है ये। 1% बल्कि 1 पर कैपिटा के हिसाब से, मतलब हर 5वां इंसान उसके ऊपर कोई ना कोई क्राइम के केस है। यहाँ पर दिल्ली जैसा क्राइम वाला एरिया जो बदनाम है दिल्ली, वो उसके बाद आता है मेघालय के। और क्राइम में देश में नंबर 1 तो आपको पता ही है यूपी है। उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, 25 करोड़, यहाँ 34 लाख। लेकिन ये वाले डेटा से ज़्यादा जो दूसरा आंकड़ा डराने वाला है, 2023 की लास्ट रिपोर्ट है, वो ये है कि 2023 में मेघालय में कुल 6 ऐसे मामले आए थे जिसमें किसी फीमेल को किडनैप किया गया। महिलाओं के किडनैपिंग के मामले सिर्फ इस मेघालय में, जिसकी आबादी 34 लाख है। शादी के लिए महिलाओं को किडनैप करने के 2023 में 6 मामले थे मेघालय में। रेप के 2023 में कुल 66 मामले थे इस मेघालय में। गुस्सा या बदला लेने के लिए महिलाओं को मारने के 51 केस दर्ज हुए थे 2023 में। 150 बच्चों को किडनैपिंग के अलग अलग मामले भी 2023 में NCRB के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ दर्ज हुए थे। तो अगर आप क्राइम के हिसाब से जाएं तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। अब पुलिस के सामने सोनम को ढूंढने या राजा के कत्ल, मौत के पीछे की जो थ्योरी बेसिक आ रही है, नंबर 1, जो खुद, हालांकि पुलिस कह रही है हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो पहला है वो ये है कि ये लूटपाट के इरादे से शायद कत्ल किया गया है, क्योंकि काफ़ी महंगे अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट राजा रघुवंशी ने पहने हुए थे,
और वो सारे गायब थे। उसी तरीके से सोनम ने भी काफ़ी गहने पहने हुए थे, शादी हुई थी, हनीमून पर गए थे, तो वो गायब हैं। तो पुलिस का जो पहला है लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो है कि कहीं ये रॉबरी या लूटपाट की वजह से तो नहीं हुआ। दूसरा है कि कहीं अचानक ये किसी ऐसे गैंग का इनसे सामना हो गया और कुछ बात हुई और फिर कुछ हुआ। तीसरा है कि कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, जैसे उस एंगल से कैफे वाले मामले से भी जांच कर रहे हैं। चौथा ये कि कहीं क्रॉस बॉर्डर का केस तो नहीं हुआ कि ये लोग क्रॉस बॉर्डर करके, चूंकि रात को कर्फ्यू है और वैसे भी एडवाइजरी जारी है, पुलिस के इनपुट है कि बांग्लादेशी यहाँ लूटपाट के इरादे से या वायलेंस के इरादे से घुस सकते हैं, बाकायदा रिटर्न में एडवाइजरी है। तो एक वो भी एंगल हो सकता है। तो फिलहाल मेन ये 4 ऐसी थ्योरी है जिसके ऊपर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है मेघालय पुलिस, और उन्होंने इसी के लिए एक SIT टीम बनाई है, स्पेशल टीम, जो इस वक्त जांच कर रही है। अब ये जांच दोनों तरीके से है, एक राजा की मौत और दूसरी सोनम की गुमशुद की। तो दुआ यही है कि सोनम का पता जल्द से जल्द मिले, और दुआ ये भी है कि सोनम सही सलामत मिले। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा, जो भी इस केस में नई जानकारी आएगी आप तक, पूरी क्राइम तक टीम लगातार इसकी खबर पे लगी हुई है, तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। 15 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। 6 दरिंदों ने एक साथ निर्भया के साथ जो कुछ किया ये आप सब जानते हैं। उन 6 लोगों में एक नाबालिग था, और जब ये क्राइम हुआ, जब निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ, तब उसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी। सिर्फ 4 महीने से वो बच गया फांसी के फंदे पर झूलने से, क्योंकि 2020 में निर्भया के 4 गुनहगार उन्हें फांसी दी गई। लेकिन चूंकि वो माइनर था, एक जुवेनाइल था, और सिर्फ 4 महीने दूर था वो 18 साल की उम्र को पार पाने में, और इसी का उसे फायदा हुआ। आज भी वो नाबालिग गुनहगार निर्भया का इसी देश में है, और देश के कोने में अपनी जिंदगी बिता रहा है। 15 और 8 करीब 33 साल उसकी अब उम्र हो चुकी होगी। हाल में पुणे में जो कुछ हुआ, उसने इस सवाल को एक बार फिर से सुलगा दिया कि जुवेनाइल नाबालिग जिस तरीके से क्राइम करते हैं, क्या उन्हें उसकी सजा वैसी नहीं मिलनी चाहिए जैसे बालिगों को मिलती है। 15 साल पहले निर्भया कांड के बाद इस देश में इसको लेकर बहुत बहस चली थी कि जुवेनाइल की उम्र क्या हो, क्योंकि अपने देश में 18 साल से कम उम्र में अगर कोई लड़का कोई क्राइम करता है तो फिर बड़ों की तरह उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बड़ों की तरह उसे जेल में नहीं डाला जा सकता, बल्कि उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, और मैक्सिमम 3 साल तक वो वहां रह सकता है। निर्भया का वो हैवान भी सिर्फ 3 साल रहा। 3 साल के बाद उसको किसी और कोने में ले जाकर बसा दिया गया। इत्तेफाक से पुणे में जो कुछ हुआ पिछले महीने 18-19 की दरमियानी रात को, उसमें भी जिस नाबालिग के हाथों उसकी 2.5 करोड़ की महंगी आलीशान पोर्शे कार से 2 नौजवानों की जिंदगी खत्म हो गई। जब ये हादसा हुआ, जब ये एक्सीडेंट उसने शराब के नशे में किया, तब उस नाबालिग की उम्र भी 17 साल 8 महीने थी। यानी सिर्फ 4 महीने से वो भी उसी तरीके से बच गया जैसे निर्भया का गुनहगार बचा था। अपने देश में ऐसे बहुत सारे केस हुए, खासतौर पर रोड एक्सीडेंट के मामले में, जिसमें पता नहीं किस किस तरीके से कानून का तमाशा बनाया गया। BMW नंदा केस याद कीजिए, उसमें BMW को ट्रक तक बना दिया गया था, ड्राइवर बदल दिए गए थे। कई ऐसी चीजें आप जो उससे पहले जेसिका मर्डर केस हुआ था, उसमें ले लें, जिस पिस्टल से गोली चली, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में उस पिस्टल को जब जांच के लिए भेजा गया तो वहां से रिपोर्ट आई और पिस्टल ही बदल दी गई, खोखे बदल दिए गए। बाद में पता चला कि नहीं, असली तो वही था, और अब वही पोर्शे कार के साथ हुआ। क्या क्या खेल नहीं हुआ इस केस में। चूंकि 600 करोड़ रुपए के एम्पायर का एक शहजादा, एक लड़का जो भी बालक भी नहीं हुआ है, बाप उसे 2.5 करोड़ की बेशकीमती कार देता है, अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है जाओ 5 स्टार होटल के बार में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पियो, और फिर उस महंगी गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते फिरो। और जब हादसा होता है
तो पहले उस बच्चे को किनारे कर किसी और को बलि का बकरा बनाने की कोशिश होती है। क्योंकि उसने शराब पी थी, मेडिकल जांच होगी, खून के नमूने तक बदल दिए जाते हैं। और कमाल ये कि चलिए नाबालिग, लेकिन पूरा घर गुनहगार बन जाता है। बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ पुलिस से लेके, नेता से लेके अदालत तक जुगाड़ करता है। माँ अपने खून को बचाने के लिए अपना खून उसकी उस शराबी खून से बदल देती है। दादा उस ड्राइवर के ऊपर जुल्म ढाता है, उसे किडनैप करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने ऊपर इल्जाम ले लो। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इस लड़के को पेश किया जाता है, जिसकी कार के पहियों तले 2 लोगों की जान गई, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसी क्लासरूम की तरह कहती है कि अच्छा एक काम करो, तुम रोड एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी पर 300 वर्ड का एक एसे लिखो और फिर जाकर यातायात नियम को सीखो, 15-15 दिन के बाद रिपोर्ट दो और घर जाओ। इस फैसले के बाद अचानक सरकार को गुस्सा आता है। सरकार कहती है ये क्या है, बिना पुलिस में कोई मामला दर्ज किए हुए अब सरकार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर दबाव डालती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अफसरों को लगता है ये क्या हो गया, फौरन वो अपना फैसला बदलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, इसको अरेस्ट करो और इसको भेजो बाल सुधार गृह। पुलिस जब पहली बार एक्सीडेंट के बारे में खबर मिलती है तो मौके पर पहुंचने के बाद 100 नंबर पर कॉल होना चाहिए, 100 नंबर पर कॉल नहीं होता, बल्कि उस थाने को सीधे खबर दी जाती है, क्योंकि उस थाने का रिश्ता सीधे उस लड़के के अमीर बाप से था। और वो पुलिस आती है, उस लड़के को अपने साथ थाने ले जाती है, वहाँ उसको पिज़्ज़ा खिलाती है, उसके दोस्तों को पिज़्ज़ा खिलाती है और फिर सुबह सब कुछ साफ हो जाता है, खून के सैंपल तक बदल दिए जाते हैं। सरकार के दबाव में आकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अब उस बच्चे को तो भेज देती है। उसके बाद अब उस बच्चे का परिवार हाईकोर्ट पहुंचता है, बॉम्बे हाईकोर्ट, और बॉम्बे हाईकोर्ट 25 जून को अपना एक फैसला सुनाती है, कमाल का फैसला, कि इस हादसे के बाद बच्चा भी सदमे में है और चूंकि वो नाबालिग है तो एक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला क्यों किया, क्यों बदला, पुलिस ने जबकि कंप्लेंट नहीं की या किसी ने लिखा ही नहीं तो फिर अपनी मर्जी से क्यों किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी बिठा दी गई। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस नाबालिग को, जिसकी 2.5 करोड़ की पोर्शे कार के नीचे 2 जवान सपनों की मौत हो गई, उनमें से एक अमेरिका जाना चाहता था नौकरी करने के लिए और एक वो लड़की 25 से 30 साल की उम्र और 17 साल 8 महीने के एक लड़के ने वक्त से पहले इन दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट 25 जून को उस नाबालिग को ये कहते हुए कि इस हादसे के बाद उसे भी सदमा पहुंचा है और हमारा कानून इस तरीके से नहीं है कि उसको जेल में और डाला जाए, इसीलिए उसको रिहा कर दो, और वो रिहा हो गया। निर्भया केस के बाद ये बार बार बात कही गई थी कि जब भी इस तरीके का कोई क्राइम होगा तो उस क्राइम के बाद ये देखा जाएगा कि क्राइम करने वाला अगर माइनर है तो भी क्या उसने जो क्राइम किया उसके पीछे उसकी कोई दिमागी खुराफात या फिर साजिश, बचने की प्लानिंग, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि वो एक बड़े की तरह सोच रहा है। और इस केस में वो सारी चीज़ें फिट बैठती थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने, क्योंकि 17 साल 8 महीने का था, 4 महीने बाद वो 18 का हो जाता और फिर जेल में होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस 4 महीने ने उसे आराम से बचा लिया। और जिस कानून को लेकर निर्भया के बाद 15 साल से बहस हो रही है उसमें कुछ नहीं हुआ। ये पूरी कहानी और कैसी ये साजिश रची गई, परत दर परत आपके सामने रखूं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। हमारे देश में जो जुवेनाइल क्राइम है, जुवेनाइल क्राइम अक्सर जो माना जाता है 14 से लेकर 18 साल की उम्र के बीच, 18 के बाद फिर वो बालिग माना जाएगा, उसी हिसाब से कानून उसके साथ सुलूक करेगी। 14 से 18 साल की उम्र में हमारे देश में हर साल औसतन जो क्राइम होता है जुवेनाइल यानी बच्चों के जरिए, उसकी तादाद करीब 35,000 से ऊपर, 35,000 से भी ऊपर। और इनमें ज़्यादातर हीनियस क्राइम है, मर्डर है, रेप है, डकैती है। और इन 30-35,000 सालाना केस में से जो बच्चों के जरिए होते हैं, जो नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं, उनमें मेजॉरिटी 65% जो क्राइम है वो 16 से 18 साल की उम्र के दरमियान के बच्चे करते हैं। इसके बाद करीब 33% वो हैं जो 12 से 16 साल के दरमियान के बच्चे करते हैं। 10 साल से कम की उम्र के करीब 5% बच्चे हैं। और कानून आप सबके सामने है।
तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, एनसीआरबी, उसका डेटा है जुवेनाइल को लेकर। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि हम अलग है। इंडिया के अलावा चाहे आप अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, हर जगह जुवेनाइल की जो एज रखी गई है वो 18 ही है। 18 के ऊपर नहीं है, ना 18 से कम है। और उसकी बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन इस बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि अगर 16 से 18 साल के दरमियान कोई हीनियस क्राइम करता है तो क्या उसे एक बच्चों की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत ही उसके पे कार्रवाई होगी, बाल सुधार गृह में ही 3 साल बाद उसको आज़ाद और रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि जुवेनाइल क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है और ये एक चिंता के विषय है। अब आते हैं इस पोर्शे की स्टोरी पर, जिसने हर एक को झकझोर कर रख दिया था। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। करीब 18 मई की बात है, रात के 11:15 बजे थे। पुणे के एक अमीर बिल्डर, रियल एस्टेट के मालिक, जिनकी करीब कहते हैं 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उनका एक नाबालिग बेटा अपने 10-12 दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलता है, क्योंकि उसके पास उसके बाप ने एक नई गाड़ी दी थी, पोर्शे, जिसकी कीमत करीब 2,58,00,000 इस गाड़ी की कीमत थी ऑन रोड। वो जाता है, अपने बाप का वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेकर जाता है, फिर वहाँ पहले एक पब में जाता है। पब में करीब वो 90 मिनट तक रुकता है, अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। और वो पब वाला, जो कि एक माइनर को शराब नहीं परोसनी चाहिए, वो वहाँ के मैनेजर और तमाम वेटर इन तमाम बच्चों को शराब पिलाते हैं खुशी खुशी। 1.5 घंटे तक वो वहाँ शराब पीते हैं। 48,000 रुपये का बिल आता है, कार्ड से पे करते हैं कार्ड से। इसके बाद ये लोग अब वहाँ से दोस्तों का काफिला निकलता है। इनकी प्यास अब भी बुझी नहीं, बार बंद होने का टाइम आ गया, तो अब ये वहाँ से निकलते हैं और इसके बाद एक नामी 5 स्टार होटल में पहुँचते हैं। तब रात के करीब 12:10 हुए थे। वहाँ ये फिर से तमाम दोस्त शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद बिल देते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। अब बाकी दोस्त अपने अपने गाड़ियों से, चूंकि सभी अमीर दोस्त थे, निकल गए। अब इस पोर्शे का नाबालिग अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। ड्राइवर साथ था, लेकिन वो पीछे की सीट पर है और इसने शराब पी रखी है। 2 और दोस्त उसी गाड़ी में इसके साथ बैठते हैं, जिनको ड्रॉप करना था। गाड़ी चलती है और करीब 2:15 बजे, लगभग कहते हैं 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार थी। रात के करीब 2:15 बजे थे। आमतौर पर सड़क पे इतनी भीड़ होती नहीं, सन्नाटा होता है। लेकिन तभी एक जगह पर पुणे के, जहाँ रात को भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये बेकाबू कार एक बाइक से टकराती है। उस बाइक पर एक लड़की और एक लड़का। लड़की मौके पर दम तोड़ देती है, लड़के की बाद में मौत होती है। आसपास के लोग देखते हैं इस पोर्शे कार का एयरबैग खुल जाता है, भाग सकते नहीं थे और सब वैसे भी नशे में थे। तो फौरन लोग आते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग लोकल पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस की टीम आती है और फिर इन लोगों को पब्लिक के गुस्से से बचाते हुए थाने ले जाती है। थाने जाने के बाद जो थाने के इंचार्ज थे, उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो धन्ना सेठ के बेटे हैं। फिर क्या था, नज़रिया बदल गया। थाने में 2 लोगों को कुचल कर जो आया, उसे पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक दी जा रही हैं। बाप को फ़ोन किया जाता है, बाप फ़ौरन आता है। रात के अंधेरे में सारी सेटिंग शुरू होती है। इसके बाद पुलिस ब्लड सैंपल लेती है और फिर सुबह होने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, और फिर ये था कि फौरन वो उम्र का सबूत निकाला जाता है, बता दिया जाता है ये तो नाबालिग है। पहले तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर को समझाया जाता है कि तुम ये इल्ज़ाम अपने सर पे ले लो, तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा हम देंगे। लेकिन चश्मदीद सभी ने देखा, ड्राइविंग सीट पर पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था ये केस बनाना फर्जी। तो फिर अब बच्चे का ही नाम आया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाता है। वहाँ पर उसे कहा जाता है 307 ऐसी शर्तें रखी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे छोड़ने के लिए, और वो जो बनी थी शर्तें जमानत के लिए, वो बड़ी आसान सी कि रोड एक्सीडेंट और सेफ्टी पे 300 वर्ड्स के ऐसे लिख दो, जाकर यातायात नियम सीखो, 15 दिन के अंदर पेश होना, यही सारी चीज़ें, और बुरी सोहबत से दूर हो जाओ, शराब छोड़ने के लिए किसी के साथ कांटेक्ट करो, उनसे काउंसलिंग करो, और 2 लोगों का कातिल बाहर। अब लोगों को और गुस्सा आया
ये हुआ कि ये कैसे हो सकता है, तो फौरन अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर दबाव पड़ने लगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये क्या, पब्लिक गुस्से में है। उन्होंने कहा बोर्ड ने गलत फैसला दिया है, बोर्ड के लोगों को हड़काया। बोर्ड के लोग डर गए। उन्होंने कहा अच्छा हम अपना फैसला वापस लेते हैं। फैसला वापस लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे को अंदर करो। उसको बाल सुधार गृह भेज दिया कि उसकी जमानत कैंसिल। अब आया कि भाई कार तो बाप ने दी, बाप गुनहगार है, बाप को भी बुलाकर अंदर करो। फिर हुआ कि नौकर को ऊपर ज़बरदस्ती ये प्रेशर डाला गया था कि तुम ये कबूल करो कि तुम गाड़ी चला रहे थे। दादा को उठा लिया गया। जिस पब में दारू पी रहे थे भाई, वहाँ तुमने कैसे एक नाबालिग को शराब परोसी, उसको भी उठा लिया गया। वेटर को भी उठा लिया गया। 5 स्टार होटल में जो थे उनके भी उठा लिया गया। धीरे धीरे गिनती बढ़ती गई। और इसी सारी चीज़ों के बीच अचानक एक रिपोर्ट आती है एक हॉस्पिटल से, सुसान हॉस्पिटल। उसमें ब्लड रिपोर्ट थी कि जब यह हादसा हुआ 18-19 मई की रात, तब वो नाबालिग क्या शराब के नशे में था। चश्मदीदों ने देखा लड़खड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बुरी तरह से नशे में है। मेडिकल रिपोर्ट आती है क्या कि नहीं, ब्लड में कोई अल्कोहल नहीं मिला, उसने तो शराब पी ही नहीं। अब सभी सन्ने, ये कैसे। और कमाल देखिए कि जिस पब में और जिस 5 सितारा होटल के बार में बैठकर ये सारे लड़के शराब पी रहे थे, वहां की सीसीटीवी फुटेज पुलिस उठा चुकी थी और उसमें जाम से जाम टकराते हुए और पीते हुए सारी तस्वीरें कैद। तस्वीर ये बता रही है कि ये लोग शराब पी रहे हैं। अब ग्लास में दूध तो पी नहीं रहे, बार में बैठकर, बार में दूध तो सर्व होता नहीं है। और ब्लड रिपोर्ट ये कह रहा है कि नहीं जी, इसने तो शराब ही नहीं पी थी। अब ये करिश्मा कैसे, अपने यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो उस दिन भी ये करिश्मा हुआ। लेकिन अब पब्लिक का प्रेशर इतना था, लोग गुस्से में थे कि अब पुणे पुलिस को भी लगा कि इज्जत तो बचानी चाहिए। इज्जत बचाने के लिए जब जांच हुई तो पता चला कि जिस ब्लड सैंपल के जरिए ये बताया गया कि इसने तो अल्कोहल या शराब पी नहीं थी, वो उसके फादर के तो डीएनए से मैच ही नहीं किया, यानी कि वो खून ही किसी और का था। अब ये कैसे हुआ। तो फिर ये पता चला कि इसमें एक और कल्प्रिट, एक लड़का जिसने सारी हदें पार कर दी। माँ बाप की गलती है, परवरिश की। कमाल देखिए, उसी को बचाने के लिए पूरा फैमिली एकजुट है। अब एक नया कैरेक्टर घर में, बाप दादा ये सब तो थे ही पहले से, अब माँ की एंट्री होती है। पता चला कि जिस रात ये हादसा हुआ उसके बाद से ही पुलिस वालों के साथ मिलकर अब ये सेटिंग शुरू हो गई कि कैसे इस बच्चे को इन चीज़ों से बाहर किया जाए। तो ये हुआ कि भाई ब्लड सैंपल तो लेंगे, क्योंकि जांच होगी अल्कोहल है कि नहीं है। सुबह सुबह माँ हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। डॉक्टर के साथ सेटिंग हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, ब्लड रिपोर्ट में दे दूंगा, लेकिन ब्लड कौन सा लाऊं। माँ कहती है मेरा ही खून है, मेरा ही खून ले लो। माँ अपना खून देती है सैंपल के तौर पर। अब जाहिर सी बात है, माँ ने तो शराब पी नहीं थी। डॉक्टर साहब जांच करते हैं, अब उसमें कहाँ से अल्कोहल निकलेगा। माँ के खून की रिपोर्ट बेटे की बताकर डॉक्टर पुलिस वालों को दे देते हैं। अब जब ये पता चला तो फिर डॉक्टर साहब की भी शामत आई। डॉक्टर के गिरेबान पर हाथ गया तो पता चला कि बाप ने 50 लाख रुपए में डील किया था, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है कानून की नज़र से, और वो ये कि साबित हो जाए कि उसने शराब नहीं पी थी। फिर तो लापरवाही का केस है, उसमें कुछ होना नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी मुंह खोल कर कहा कि बिल्कुल बदल जाएगा, कौन सा पहली बार कर रहा हूँ, अपने यहाँ तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन 50 लाख रुपए लगेंगे। 600 करोड़ की संपत्ति के मालिक, 50 लाख रुपए उसके लिए क्या मायने रखता है। उसने कहा डॉक्टर साहब ये लो। डॉक्टर साहब को 50 लाख रुपए में खरीदा गया। माँ ने अपना खून दिया, बेटे का खून किनारे हो गया। रिपोर्ट आई, नो अल्कोहल, नो शराब। अब आप बताइए, जब ये सच्चाई सामने आई तो अब घर के नाबालिग का पिता, दादा, ये तो पहले ही शिकंजे में थे। अब माँ की भी बारी आई। माँ को भी पुलिस ने पकड़ा। माँ भी पहुंच गई जेल में। अब सभी जेल में एक एक कर कुल 11 लोगों को इसमें पकड़ा गया, शराब परोसने वाले से लेकर तमाम लोगों को। और उसके बाद इस नाबालिग की एक आंटी, एक मौसी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने कहा देखिए, हमारे देश का जो कानून है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उन सारी चीज़ों का
हमारे इस बच्चे के साथ गलत इस्तेमाल किया गया है। कानून कहता है कि 18 का हुआ नहीं और इसको आपने यहाँ जेल में भेज दिया, उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ा, बहुत सदमे में है, डरा हुआ है। हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कई इंपॉर्टेंट बात कही। उसने कहा देखिए वो बच्चा सदमे में है और आपने कैसे उसको अरेस्ट किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जब पहली बार उसको छोड़ा था तो फिर उसको दोबारा पकड़ने और उसके लिए क्या कोई कंप्लेंट दी गई, क्या किसी कोर्ट से इजाज़त ली गई? नहीं जी, लोअर कोर्ट तक से नहीं ली गई। आपने सिर्फ दबाव में आकर उठा के उसको अंदर कर दिया। और बच्चा है और कानून ये कहता है कि उसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये हिरासत गिरफ्तारी उसके लिए सही नहीं है, तो इसलिए उसको रिहा कर देंगे। 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 लोगों को शराब के नशे में 2.5 करोड़ की अपनी गाड़ी से कुचलने के आरोपी सिर्फ 4 महीने बाद जो 18 साल का होने वाला था, जो नाबालिग से बालिग होने वाला था, वो रिहा हो गया। अब जब मेन अक्यूज रिहा हो गया तो फिर बाकी की क्या है, धीरे धीरे वो सब भी बाहर आएंगे और फिर एक और केस इसी तरह रहेगा। अब उन 2 लोगों से पूछे जो एक रईसजादे की कार के पहियों तले कुचलकर वक्त से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो लड़का और वो लड़की, और उनके पेरेंट्स से पूछे, उनके माँ बाप से पूछे। सदमा इस नाबालिग को लगा इसे आपने छोड़ दिया, उन्हें तो पूरी जिंदगी का जख्म मिला है। जवान बच्चों की मौत क्या होती है किसी पेरेंट्स से पूछे, वो क्या करेंगे? उन्हें कहाँ इंसाफ मिला? अब यही वो सवाल है कि इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार गुनहगार कौन है? हमारा सिस्टम, कानून, जुवेनाइल एक्ट, या निर्भया के वक्त जो बाद में हमने बड़े बड़े दावे और सारी चीज़ें कही थी उसको पूरा न कर पाना। और सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है कि हमारे देश में हिट एंड रन केस में ये जो रोड पे एक्सीडेंट होता है और ख़ास तौर पर जो शराब के नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादातर नाबालिग और रईस बिगड़ैल बच्चे होते हैं, कितनों को आज तक सज़ा मिली? उठाकर देख लीजिए, याद भी नहीं होगा क्योंकि गिनती के लायक ही नहीं है, सज़ा होती ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? यही होगा कि आज पुणे था, कल कोई और शहर होगा, कोई रोज ऐसी ही फिर कोई खबर सुनने को मिलेगी, फिर हम लोग भी कुछ और ऐसी बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। काश ऐसा ना हो।